है कि इमरजेंसी में किस तरह से किया जाता था। एक तरह से इमरजेंसी में तो फंडामेंटल राइट जो है सीज हो ही जाता है। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में अघोषित इमरजेंसी लगा दिया है, ऐसा मेरा नहीं कहना है, ये कहना है बिहार के शिक्षक संघ के वकीलों का। उनके द्वारा जो आंदोलन किया गया बिहार में, जिस आंदोलन में उनकी ये मांग थी कि सरकार हमें नियोजित के साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा दे, हमारी मांग को सुने। लेकिन जो मानसून सत्र चल रहा था, मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने इन लोगों को झूठा आश्वासन दिया और कहा कि आप आंदोलन नहीं कीजिए, 14 तारीख को मानसून सत्र ख़त्म होगा, सत्र ख़त्म होते ही हमारी आपकी मीटिंग होगी, हम साथ में बैठेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। और ये आश्वासन किसी और के द्वारा नहीं बल्कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया। लेकिन जैसे ही मानसून सत्र ख़त्म हुआ वैसे ही शिक्षा विभाग का डंडा शिक्षकों पे चलना शुरू हो गया। जो भी शिक्षक आंदोलन में पाए गए, जिनका भी वीडियो फुटेज किसी भी मीडिया में दिखा, उन सबों को पकड़ के उन पे दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनका सैलरी काटना, उन्हें सस्पेंड करना, इस तरह का कार्य जो है बिहार सरकार की शिक्षा विभाग कर रही है। और इसको लेकर के जो शिक्षक संघ है वो अब कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। आखिर क्या कह रहे हैं शिक्षक संघ के वकील, आइए पूरी बात को आप खुद सुनिए। तो आपको सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। अभी एक संकट का दौर है, विशेषकर शिक्षकों के लिए। मुझे आप लोग के साथ जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसको देखने से ऐसा लगता है जैसा कि पढ़ने में आता है। मैंने तो कभी इमरजेंसी देखने का हमको मौका नहीं मिला, बट मुझे इमरजेंसी की याद आती है। जो कुछ पढ़ा या तथाकथित अभी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके मुंह से जो इमरजेंसी के अगेंस्ट बोला जाता है कि इमरजेंसी में किस तरह से किया जाता था। एक तरह से इमरजेंसी में तो फंडामेंटल राइट जो है सीज हो ही जाता है। अभी वर्चुअली इमरजेंसी का तो कोई घोषणा सरकार की तरफ से है नहीं, बट जो स्थिति विशेषकर शिक्षकों के लिए बनाई जा रही है वो एक तरह से इमरजेंसी ही बनाई जा रही है। क्योंकि संविधान के पार्ट 3 में हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जिसका हम लोग कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ उपयोग कर सकते हैं। उस पर कोई मनमाना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और मेरे समझ से अभी जो शिक्षकों का जो हाल फिलहाल धरना प्रदर्शन हुआ वो सारा संविधान के दायरे में ही था। उसके लिए संविधान में धरना प्रदर्शन को बिल्कुल जायज़ ठहराया गया है। और कुछ ऑफिसर या सत्ता में बैठे लोगों को यदि धरना प्रदर्शन पसंद नहीं है और उसके आड़ में यदि शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो आप लोग भरोसा रखिए कि ये माननीय उच्च न्यायालय में या किसी भी ऊपर के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। और जो भी पदाधिकारी इस तरह का पत्र निकाल रहे हैं, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ा है, शायद उन्हें संविधान की बेसिक समझ नहीं है। वो भले ही इतिहास भूगोल पढ़ के और बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए हैं, बट उससे संविधान की बेसिक समझ ही नहीं है। आपको यहाँ कुछ तथ्यों के आधार पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग का हिंदी भाषी प्रदेश है। सबसे पहले मैं इसी से शुरू करना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है, जो कि डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है। इस संविधान में अनुच्छेद 19 ख के विषय में स्पष्ट किया गया है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख और खंड 3। अनुच्छेद 19(1) ख भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निश्चित रूप से उस दिन की शिक्षकों की सभा शांतिपूर्ण थी, बिना हथियार के थी। इससे सार्वजनिक सम्मेलनों, सभाओं एवं जुलूसों का अधिकार भी शामिल है। यह अधिकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है। वस्तुतः यह स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति का ही अंग है। जब तक सभा करने का अधिकार नहीं होगा, व्यक्तियों को अपने विचार का आदान प्रदान करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा।
इंग्लैंड में भी यह अधिकार वाक स्वतंत्रता का ही अंग माना जाता है। अन्य अधिकारों की भांति इस अधिकार पर भी प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इस अधिकार पर निम्नलिखित 3 आधारों पर निर्बंधन रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। क्या उस दिन की सभा शांतिपूर्ण नहीं है? शो कॉज इशू करने के पहले किसी पदाधिकारी ने इसको सोचा? सभा बिना हथियार के होना चाहिए। क्या एक भी एविडेंस है कि सभा में हथियार था? नहीं था। तीसरा, अनुच्छेद 19 के खंड 3 के अंतर्गत राज्य इस लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। क्या कुछ रीजनेबल एप्रीहेंशन था गवर्नमेंट के पास कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है? या कुछ भी नहीं था। खुद सरकार के अथॉरिटी ने वहां सभा करने के लिए सभा का जो जगह निर्धारित है वहां परमिशन दिया था। तो फिर पर्दे के पीछे कौन सा खेल हो रहा है, ये बिहार की जनता जानने चाहती है। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सरकार के जो बड़े पदाधिकारी हैं जो शायद उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य, शिक्षकों को संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग करने के लिए आप शोकॉज कर रहे हैं। ये बताता है, दर्शाता है कि आप एक तरह से अघोषित रूप से इमरजेंसी लाने पर तुले हुए हैं। और वो भी वो लोग ला रहे हैं जो कि मीसा एक्ट से कई लोग प्रभावित है, कि इनके पिताजी मीसा एक्ट के तहत जेल गए हुए हैं और आज वो खुद वो काम कुकर्म करने के लिए तुले हुए हैं और शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर चीज है और इसका जवाब देना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि शिक्षकों के साथ जो लगातार विशेषकर नियोजित शिक्षकों के साथ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ बातें तो मुझे आज तक भी कचोटती है। ये बात सही है कि समान काम समान वेतन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया, वो हम लोग सबको स्वीकार है, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है। सब कुछ न्यायालय का सम्मान हर भारत का नागरिक करता है, विशेषकर हम लोग लीगल फ्रेटर्निटी तो विशेष रूप से। लेकिन सरकार के सामने कुछ प्रश्न खड़ा है, हम भी सोचते हैं तो मुझे इसका उत्तर नहीं मिलता है। आखिर एक ही विद्यालय में एक ही बच्चे को एक ही चैप्टर पढ़ाने के लिए 2 तरह का वेतन क्यों? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्या किसी मजदूर को आप लगा दीजिए उसे ईंट उठाने के लिए, सपोज दैट उसे 1000 ईंट उठाना है 1 घंटा में, दूसरे को भी कहा गया कि 1 घंटे के अंदर आपको भी 1000 ईंट उठाना है। पारिश्रमिक तय हुआ कि इसके लिए आपको हम 500 रुपये देंगे, एक को कहेंगे कि नहीं आपको हम 200 रुपये ही देंगे। तो क्या जिसको 200 रुपये दे रहे हैं उसे कम एनर्जी लगा, कम ताकत लगा? इसी सिद्धांत पर क्या वो नियोजित शिक्षक जो कम पैसे में पढ़ा रहे हैं उसका क्या एनर्जी कम लग रहा है? तो ये सरासर संविधान को बाईपास करने का, समानता का अधिकार मुझे तो लगता है किताब में ही लिखा रह गया। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ भी आदेश दिया वो स्वीकार्य है, क्योंकि सरकार ने अपना वहाँ पक्ष कुछ इस तरह से तोड़ मरोड़ के रखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कंसिडर किया। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार से हमारी अपेक्षा है, क्योंकि हम लोग का देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है। बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर वो ध्यान दे, क्योंकि हर चीज़ न्यायालय नहीं तय करता है। और उसके लिए हम लोग यदि मांग करते हैं तो शोकॉज कीजिएगा। शिक्षकों का जो भी मांग है क्या वो जायज नहीं है? उस पर बैठ के चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ मीडिया में सरकार के मंत्री और पदाधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि वार्ता होगी, तो वार्ता होगी तो ये पीठ पीछे फिर ये शोकॉज का कहाँ से तुक आ गया? और क्या लगता है आपका शोकॉज न्यायालय में टिक जाएगा? तो आप बिल्कुल भ्रम में हैं, आपको संविधान की बेसिक जानकारी नहीं है। ये आपका न्यायालय में औध मुंह गिरेगा। आगे हम और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं। इस पुस्तक से और भी एविडेंस है, सरकार पहले भी ऐसा की है, बिहार सरकार, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके आदेश को पलट दिया है। अभी पहले मैं उस विषय में आप लोग को एक दे देता हूं जानकारी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
कामेश्वर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक फैसला है, रिपोर्टेड जजमेंट है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 166 में। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोपोजिशन लेट डाउन किया गया था। इसमें रिलीवेंट पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। रूल 4 ऑफ बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1956 in the form in which it stands prohibiting any form of demonstration for the redressal of grievances of the government servants is violative of fundamental rights guaranteed to them under Article 19(1)(a) and (b) of the Constitution of India should therefore be struck down. The rule is so far as it prohibits a strike cannot be struck down since there is no fundamental right to resort to a strike. The provision of rule cannot be sustained under clause 2 and 3 of the Article 19 of the Constitution. The vice of the rule commits in this that it lays a ban on every type of demonstration and does not confine itself to those forms of demonstration which might lead to disturbance of public tranquility. Therefore, the entire rule has to be struck down and as unconstitutional. तो उस वक्त भी बिहार सरकार ने बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट CCA रूल्स में चेंज किया था। उसमें प्रोविजन बना दिया था कि यदि आप धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो उस पर आप पर कार्रवाई होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) का उल्लंघन पाते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया। तो सरकार आज भी तो सेम स्टैंड ले रही है। आज भी सरकार को लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया गया है वो संविधान के दायरे में किया गया है। एक और केस का जिक्र करेंगे, ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ओके घोष एंड अनदर्स वर्सेज EX जोसेफ 1963 AIR सुप्रीम कोर्ट 812 नंबर पर रिपोर्टेड है, पेज नंबर पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो सिद्धांत अवधारित किया वो क्या था? A disciplinary rule prohibited government servants from participating in any demonstration. The court held the rule to be invalid. यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी डेमोन्स्ट्रेशन में आप पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस रूल को ही इनवैलिड कहती है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का यही हमारा डायरेक्शन है। बट दुर्भाग्य से सरकार में बैठे आला अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, या तो जानकारी नहीं है, नहीं तो माना जाएगा वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो अभी शिक्षकों के लिए संकट की दौड़ है, विशेषकर उन साथियों के जिनके खिलाफ शोकॉज किया गया है और उन्हें डराने की कोशिश किया जा रहा है। निश्चित रूप से उसके लिए कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी सरकार से। और हमें एक चीज़ डिसिप्लिन अपने में भी पालन करना है, कभी भी संविधान के दायरे से बाहर जाके हमें कोई काम नहीं करना है। हमें अपना बात को, अपना विरोध को संविधान के दायरे में रखना है। और यदि सरकार का कोई भी दमनकारी आदेश आता है तो उसको हम लोग अदालत में सरकार के दमनकारी आदेश को अदालत में चुनौती देंगे।